वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 6 नवंबर 2025 और 6 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फरवरी 2026 में आयोजित होगा। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अंदर भारत का स्थान और समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 के लिए व्यास ऐप डिजिटल ऐप रहेगा। तो इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, UPSC, SSGD, RAS, रेलवे, दिल्ली पुलिस, SI एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड, EORO, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए कंटिन्यू क्लास आपको करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा घोषित किया गया? मदुरई, तमिलनाडु। गोगाबील झील बिहार को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिलने के बाद देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो चुकी है? 94। किस बैंक ने कर्मचारी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए SBI स्टार पुरस्कार शुरू किया? तो SBI ने। भारतीय कंपनी प्राइवेट डायनेमिक्स ने वीर नामक इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल लॉन्च किया है। इसकी कल मैंने डिटेल बता दी। कर्मचारी नामांकन योजना 2025 किस संस्था द्वारा शुरू की गई? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। चीन ने पहली बार किस प्रक्रिया को थोरियम मोल्टन सोल्ट रिएक्टर में सफलतापूर्वक संपन्न किया? तो वो थोरियम से यूरेनियम रूपांतरण। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक AI प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की? वो है IBM। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली क्लास आपको अक्टूबर महीने की मिल चुकी है। अक्टूबर महीने की PDF आपको ऐप के अंदर मिल चुकी है और मंथली टेस्ट भी अक्टूबर महीने का आपको मिल चुका है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो और ये टेस्ट सीरीज आपको लगातार पूरे 1 साल का करंट आपको मिलता रहेगा। कल आपको गुरु नानक जयंती के अवसर पर 50% का ऑफ रहा था और आज भी आपके लिए 50% का ऐप के अंदर ऑफ रहेगा। तो जिस भी कल साथी ने कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो आज ऑफर हो रहेगा, उसका फ़ायदा आप जरूर उठा सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 6 नवंबर 2025 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अगला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? JIFF जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अगला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये आगामी होगा 13 से लेकर 15 फरवरी 2026 के अंदर। 13 से 15 फरवरी 2026 के अंदर जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अगला संस्करण होगा नई दिल्ली के अंदर। क्यों चर्चा में है? क्योंकि अपनी अब की बार भारत के अंदर ये नई दिल्ली में इसका आयोजन होने जा रहा है, भारत मंडपम में नई दिल्ली में। कब होगा? 13 से लेकर 15 फरवरी 2026 के बीच। तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अगला संस्करण नई दिल्ली में होगा। यह आयोजन 13 से 15 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा। तारीख याद रखना और इसका स्थान भी आपको याद रखना है। इसमें फिल्मों का चयन होगा। इस बार इस प्रतियोगिता श्रेणियों में कुल 221 फिल्में शामिल की गई और इन फिल्मों का चयन 78 देशों से प्राप्त 1785 प्रविष्टियों से किया गया है। इनकी लगभग अब की बार इस फिल्म के अंदर चयन होगा 78 देशों से प्राप्त प्रविष्टियां शामिल की गई है। इसमें 122 फिल्में भारत से और 99 फिल्में हैं वो विदेश से रहेगी। यानी कि भारत से जो टोटल फिल्में रहेगी 122 और विदेशों से रहेगी 99। तो टोटल यहाँ पे लगभग कुल 221 फिल्में हैं वो इसके अंदर शामिल की गई है। तो ये आपको याद रखना है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अगला संस्करण नई दिल्ली में होगा 13 से 15 फरवरी 2026, भारत मंडपम नई दिल्ली में। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्योंकि काफ़ी चर्चा में है। तो WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट आई है। तो उसके अंदर देखें तो भारत का स्थान आ चुका है 86वां स्थान आ चुका है। पिछले अब ये भारत है जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 पायदान गिरा है। 6 पायदान गिरकर अब भारत आ चुका है 86वें स्थान पे।
तो भारत 6 पायदान गिरकर WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अंदर 6वें स्थान पर आ चुका है। भारत का टोटल स्कोर देखें तो 0.49 है, जो 2025 में 1.7% की गिरावट को दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है, अभी 6 पायदान जब नीचे आया है, आपको पता है 86वें स्थान पे आया, तो भारत का स्कोर भी गिरावट की स्थिति में रहेगा। सबसे टॉप पे है, पहला स्थान डेनमार्क का है, दूसरा स्थान है नॉर्वे का। अगर तीसरा ये आपसे पूछ ले तो तीसरा स्थान आएगा थाईलैंड का। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट हर साल दुनिया भर में न्याय, कानून के शासन और अधिकारों की स्थिति का मूल्यांकन करती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में न्याय है, कानून का जो शासन है और अधिकारों की जो स्थिति है, उसके अंदर किस प्रकार का न्याय हो रहा है, किस प्रकार का कानून चल रहा है, उसका मूल्यांकन करने वाली एक रिपोर्ट है, जिसके अंदर भारत की स्थिति है वो है 86वें स्थान पर आ चुका है। तो WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अंदर भारत है 86वें स्थान पे और सबसे टॉप पर है डेनमार्क। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 अब किस तकनीकी प्रणाली के साथ पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया अभी 2-4 दिन पहले भी, लेकिन अब एक ऐप है वो चर्चा में है जिसका नाम है व्यास ऐप। कौन सा है? व्यास एक डिजिटल ऐप है। इसके माध्यम से समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 से की जाएगी। इस तकनीकी प्रणाली है जिसके साथ में व्यास ऐप के माध्यम से की जाएगी, क्योंकि जो समुद्री मत्स्य पालन जनगणना है वो स्टार्ट हो चुकी है और लगभग ये रहेगी। ये देखो डिटेल, नाम है इसका मरीन फिशरीज जनगणना 2025। यह जनगणना 1 नवंबर 2025 को शुरू हो चुकी है। इस जनगणना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन द्वारा किया गया। ये मैंने आपको 2 दिन पहले मैंने डिटेल करवा दी। शुभारंभ हुआ था कोची केरल से और यह पहल भारत की 5वीं समुद्री मत्स्य जनगणना है। तो ये पहल है जो भारत की 5वीं समुद्री मत्स्य जनगणना है। इस डिजिटल रूप में परिवर्तन MFC यानी कि मरीन फिशरीज जनगणना 2025 अब पूरी तरह से डिजिटल रूप से संचालित होगी और इस प्रक्रिया के लिए व्यास ऐप्स का उपयोग किया जाएगा। यानी कि व्यास ऐप है उसका उपयोग किया जाएगा, डिजिटल रूप से ये संचालित रहेगी। तो कौन सी जनगणना है? ये है समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025, जिसकी शुरुआत कोची केरल से हो चुकी है। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार किस शहर में आयोजित समारोह में प्रदान की गई? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर अभी जो अपने उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर जो क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है भारतीय में, उसके अंदर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ये जो समारोह है वो कहाँ पे आयोजित किया गया? गुवाहाटी असम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे आयोजित किया गया था? गुवाहाटी असम के अंदर। तो कार्यक्रम हुआ था 3 नवंबर 2025 को, स्थान है गुवाहाटी असम के अंदर। आयोजक संस्था रही थी सरहद पुणे। कौन सी रही थी? सरहद पुणे। पुरस्कार का नाम भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार और प्रदाता रहे थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके द्वारा ये पुरस्कार दिए गए थे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन से? भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार। ये है ना, ये आपको मिले थे 6 राज्यों के अंदर, अलग अलग श्रेणी के अंदर ये पुरस्कार दिए गए थे। देखो, एक थे येसे दोरजी थोंगची अरुणाचल प्रदेश से, लेसराम मेमा मणिपुर से, रजनी बसुमतारी असम से, LR सेलो मिजोरम से, डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका असम से और प्रोफेसर डेविड R CA मलिहर मेघालय से। तो ये उत्तरी पूर्वी अपने पूर्वी भारतीय राज्य हैं, जहाँ से 6 राज्यों से संबंधित इन जो है शख्स को डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार है ये प्रदान किए गए थे। तो ये आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से, जो किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने किस योजना के तहत एकीकृत सोहरा सर्किट विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, किस योजना के तहत? तो वो है प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल है, जिसका शॉर्टकट में नाम है PM डिवाइन योजना। कौन सी? PM डिवाइन योजना है। इसके तहत पूर्वी क्षेत्र में एकीकृत सोहरा सर्किट विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। इस योजना के तहत रखी गई है PM डिवाइन योजना, यानी कि प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर विकास पहल ये शुरू की गई है। तो आधारशिला का शुभारंभ केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल है PM डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा सर्किट विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। पारदर्शिता और समावेशन, इस परियोजना का उद्देश्य सोहरा, जिसे सोहरा सर्किट के नाम से भी जाना जाता है,
को एक स्थायी और बहुदिवसीय पर्यटन केंद्र में बदलना है, यानी कि सोहरा सर्किट के नाम से इसको जानते हैं। इसका उद्देश्य है कि जो बहुदिवसीय पर्यटन केंद्र है उनको बदलना। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। कहाँ पे? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास केंद्र। मध्य प्रदेश में चीतों के लिए तीसरे घर के रूप में किस स्थान का चयन किया गया है? मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में चीतों के लिए तीसरे घर के रूप में किस स्थान का चयन किया गया, तो वो है नौरादेही। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा स्थान है? नौरादेही। क्योंकि आपको पता है अभी नामीबिया से जो है कुन्नो नेशनल पार्क में कुछ चीते छोड़े गए थे और लगातार वहाँ से चीते अब धीरे धीरे आ रहे हैं। और पहले इससे पहले थे एक तो अपना कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान और एक था गांधी सागर अभ्यारण्य, दो पहले थे और अब तीसरा बन चुका है यहाँ पे नौरादेही, जहाँ पर चीतों के लिए तीसरे घर के रूप में इसको स्थान है दिया गया है। तो नौरादेही अभ्यारण्य में चीतों का तीसरा घर है ये। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नौरादेही अभ्यारण्य को राज्य में चीतों का तीसरा घर बनाने की घोषणा कर दी है। इससे पहले कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य के बाद चीतों के लिए नया घर है बनेगा। इससे पहले कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान था और 2 नंबर पे गांधी सागर और अब 3 नंबर पे आ गया नौरादेही अभ्यारण्य। और अफ्रीका के नामीबिया से चीतों को लाकर नौरादेही अभ्यारण्य में इनको छोड़ा जाएगा। अभी हाल ही में नामीबिया से फिर चीतों को लाया जाएगा और इस नौरादेही अभ्यारण्य के अंदर छोड़ा जाएगा। भारत सरकार ने 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता का शुभारंभ किया था। ये लाइन गजब की है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता का शुभारंभ हुआ था। अब वर्तमान में देखें तो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में अब 25 चीते हैं, जिनमें 9 वयस्क चीतों यानी कि 6 मादा और एक नर के अलावा 16 शावक भी इसके अंदर शामिल है, यानी कि टोटल 25 चीते अब शामिल है। और नौरादेही अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश का 25वां वन्य जीव अभ्यारण्य बनने जा रहा है। तो होगा क्योंकि यहाँ पर भी अगर चीते छोड़े जाएंगे तो ये मध्य प्रदेश का 25वां वन्य जीव अभ्यारण्य बनेगा। कौन सा? नौरादेही अभ्यारण्य। तो ये सारी डिटेल अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इससे संबंधित एक क्वेश्चन हो रहा है आज की क्लास में। भारत दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह तक बोत्सवाना से 8 और चीते लाने की तैयारी कर रहा है। यह कदम प्रोजेक्ट चीता के तहत किस उद्देश्य से उठाया जा रहा है? ये भी गजब का प्रश्न है भी आपके लिए, क्योंकि भारत है वो दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह तक है ना बोत्सवाना से भी 8 और चीते लाने की तैयारी कर रहा है और ये भी कदम है वो प्रोजेक्ट चीता के तहत उठाया जा रहा है। तो किस उद्देश्य से उठाया जा रहा है? कि भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने के लिए, क्योंकि जब विलुप्त हुए हैं तभी से यहाँ से नामीबिया है वहाँ से उनको चीतों को यहाँ पे लाया गया था। तो प्रोजेक्ट चीता पर आधारित समाचार से देश है भारत, समय अवधि दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह तक उनको लाया जाएगा। उद्देश्य भारत में 1952 में विलुप्त घोषित किए गए चीतों का पुनर्स्थापित करना, क्योंकि 1952 से विलुप्त हो चुके थे चीते बिल्कुल भी। भारत बोत्सवाना से 8 और चीते लाने की तैयारी कर रहा है। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाएगा और भारत में अंतिम चीता 1952 में विलुप्त घोषित भी किया गया था। 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था, याद रखना इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में इनको लाया जाएगा। कब है? दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह में, यानी कि दिसंबर 2025 के लास्ट में लाया जाएगा। कहाँ से? बोत्सवाना से 8 और चीते लाने की तैयारी कर रहा है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। फ्रांस के दिग्गज ओलंपिक साइकिलिस्ट और विश्व के सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कोस्टे का 101 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो गजब का प्रश्न है भी। फ्रांस के ओलंपिक साइकिलिस्ट और विश्व के सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है चार्ल्स कोस्टे, इनका हाल ही में निधन हो गया। दूसरा है मालदीव ने पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू किया है। इसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का तंबाकू खरीदने, उपयोग करने या बेचे जाने पर प्रतिबंध रहेगा। ये अच्छा काम किया भी मालदीव ने। अब ये कह दिया भी पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू किया है भी। जिस शख्स का 1 जनवरी 2007 के बाद में जन्म हुआ है ना, उनको किसी भी प्रकार का तंबाकू खरीदने और उपयोग करने और बेचे जाने पर बिल्कुल रूप से प्रतिबंध रहेगा। ये काम मालदीव ने बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम किया है। ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। और आज 6 नवंबर को आपको पता है परिचालन यानी कि ड्राइवर वाहन चालक का भी एग्जाम है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो ये नाम रखा गया विश्वनाथ
आनंद के नाम पे और अभी इसका आयोजन चल रहा है अपने गोवा के अंदर। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, एशियाई युवा खेल 2025 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? 38, 42, 48, 52। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान, इस पे भी है। आज भी आपके लिए 50% का ऑफ रहेगा, इसका फ़ायदा उठा लेना। एसआई की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, दिल्ली पुलिस की चल रही है, इन सभी पे 50% आज ऑफ आपके लिए रहेगा। रीट मेंस एसएसटी की चल रही है, बाकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एसएसटी के पुराने पेपर भी अपलोड हैं, ये भी आप ले सकते हो। तो जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन, डेली आपको ये करंट की क्लास मिलती रहेगी। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।